हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू होने के कारण क्या थे, यानी किस वजह से आंदोलन हुए, किसानों ने आंदोलन किस वजह से किए, तो उसके कारण पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला कारण है लगान, कि भूमि पर लिया गया टैक्स, कर, कि जो किसानों से भूमि पर टैक्स वसूला जाता था, इसके कारण किसानों ने आंदोलन किया, यानी उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। दूसरा है लाग बाग, लाग बाग यानी कि अनावश्यक कर, यानी जो ज़रूरी टैक्स है उसके अलावा अनावश्यक टैक्स वसूलने से भी किसान परेशान थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। तीसरा है बैठ बेगार, यानी निःशुल्क कार्य कराना। बैठ बेगार का मतलब है निःशुल्क कार्य कराना, यानी बिना मेहनताना दिए काम करवाना, बिना सैलरी बिना मजदूरी दिए लोगों से काम करवाना बैठ बेगार कहलाता है। तो इस वजह से भी किसान क्या थे, परेशान थे। इसी कारण से किसानों ने किसान आंदोलन किया। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है लगान। लगान के बारे में हमने देखा कि भूमि पर वसूला गया कर, टैक्स या भू राजस्व क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। अब लगान में भी अलग अलग विधियां थी कि कितने प्रकार के लगान वसूल करते थे। तो देखिए, पहला है लाठा पद्धति। लाठा पद्धति में भी अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं। तो देखिए, 3 तरह की पद्धति पढ़ेंगे हम लाठा पद्धति में। तो देखिए, फर्स्ट पद्धति है खेत बटाई। खेत बटाई का क्या मतलब है, खेत में खड़ी फसल से अपना भूमि क्षेत्र तय करना, यानी लगान के रूप में खड़ी फसल में से ही अपना क्षेत्र तय कर लेना कि फसल इतनी सारी खड़ी हुई है, इसमें से इतना हिस्सा हमारा टैक्स के रूप में होगा, वो क्या कहलाता है, खेत बटाई। दूसरा है लंक बटाई, यानी कि फसल काटने के बाद जो फसल बचती है और वो पूड़ी के रूप में या पूड़ों के रूप में खड़ी होती है, उसमें से अपना हिस्सा लगान के रूप में वसूलना क्या कहलाता है, लंक बटाई। यानी कि खेत बटाई में तो खड़ी फसल में से ही अपना हिस्सा तय कर लेंगे, लंक बटाई में फसल काटने के बाद जो पूड़ी इकट्ठी हो जाती है उसमें से अपना हिस्सा वसूल लेंगे। तीसरी आती है रास बटाई, यानी कि फसल निकलने के बाद निश्चित फसल वसूलना, यानी कि पूड़ी निकालने के बाद भी उसमें से जो कचरा निकल जाएगा, एक तरह से तो समझ लो कि बाज़ार में तैयार माल जो बचता है, जो बाज़ार में बेचने के लिए तैयार माल है, उसमें से अपनी एक वसूल लेते थे एक हिस्सा, वो क्या कहलाता है, रास बटाई। देखिए, याद कैसे करें इसको। तो देखिए, खेत में आता है खे, क्या आता है, खे आता है। लंक में आता है ला, क्या आता है, ले। और रास में आता है रा। तो याद करने के लिए ट्रिक बन गई खेल रा, यानी कि सबसे पहले आएगा खे, खेल से खेत बटाई। तो खेत बटाई में क्या है, खड़ी फसल में से अपना हिस्सा तय कर लेना। दूसरे नंबर पे आता है ला से लंक बटाई। लंक बटाई में क्या है, पूड़ी के रूप में जो फसल खड़ी है उसमें से अपना हिस्सा तय कर लेना। तीसरा आता है रा से रास बटाई, यानी कि जो तैयार फसल है जो बाज़ार में बिकने के लिए तैयार है, उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेना लगान के रूप में, टैक्स के रूप में, वो होती है रास बटाई। तो ये लाठा पद्धति की 3 पद्धतियाँ थी। हमने लगान पढ़ रहे हैं, लगान में हमने पहली देखी लाठा पद्धति। लाठा पद्धति में भी हमने 3 पद्धति देखी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। अब हम लगान की सेकंड विधि पे चलते हैं। लगान की दूसरी विधि है कूता पद्धति। कूता पद्धति का क्या मतलब है कि खड़ी फसल में अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करना। जो हमने खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई पढ़ा, इसमें तो जो फसल खड़ी थी या जो फसल पूड़ी के रूप में थी, उनमें से जाके निश्चित कर लेते थे कि हम इतना हिस्सा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अनुमान लगा लेते हैं कि इतनी फसल होगी, इस खड़ी फसल में से इतना हिस्सा हमारा हो जाएगा लगान के रूप में। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। तो खड़ी फसल में अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करना क्या कहलाता है, कूता पद्धति होती है। ठीक है। लगान में तीसरी पद्धति देखिए, इजारा पद्धति। इजारा पद्धति में क्या है कि लगान वसूलने हेतु ठेका प्रणाली की ठेके पे दे दी जाती है। मान लो पूरा एक गांव है, ठीक है। अब अंग्रेज एक एक के घर तो जाएंगे नहीं लगान वसूलने के लिए,
तो उसने क्या करा, अंग्रेज़ों ने, कि एक ठेकेदार बना दिया, एक ठेकेदार नियुक्त कर दिया। उसको कहा कि भाई हमको इतना टैक्स चाहिए, अब तू सभी किसानों से इतना टैक्स वसूलना और हमें दे देना, अगर इससे ऊपर तू वसूलता है तो वो तेरा हिस्सा हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक ठेकेदार को नियुक्त कर दिया जाता था और वो पूरे गांव से लगान वसूल करता और फिर वो अंग्रेज़ों को सुपुर्द कर देता था। तो ये कौन सी पद्धति है, इजारा पद्धति। ये लगान में ही अलग अलग पद्धतियाँ आ रही हैं। अब लगान में ही चौथी पद्धति देखिए, लगान में चौथी पद्धति है मुकाता पद्धति। इसका क्या मतलब है कि लगान वसूलने की नकद विधि, नकद विधि यानी ये अब लगान जो है वो फसल के रूप में ना लेके उनसे नगद वसूलेंगे कि फसल हमें नहीं पता कितनी हो कितनी ना हो, हमें तो इतना भाग नगद के रूप में टैक्स चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, मुकाता पद्धति। पांचवी है लगान की में ही गोंती बीज या बीज बराड़ पद्धति। इसका क्या मतलब है कि बीज की मात्रा के आधार पर लगान वसूलना, कि जब किसान फसल उगाने के लिए पहले किसान क्या करता है, ज़मीन में बीज बोता है, तो बीज की मात्रा देख ली जाती है कि इन्होंने इतनी बीज इस खेत में बोया है, तो उस बीज की मात्रा के आधार पर ही क्या कर लेंगे, लगान तय कर लेंगे कि हमें इतना टैक्स चाहिए। तो उसको कहते हैं गोंती बीज या बीज बराड़। नाम में ही बीज आ रहा है, यानी कि बीज की मात्रा के आधार पर टैक्स वसूलने की तैयारी क्या कहलाती है, गोंती बीज या बीज बराड़। ये लगान की अलग अलग पद्धतियाँ थी, क्योंकि हमने प्रमुख कारणों में पहला लगान देखा था, दूसरा देखेंगे लाग बाग। लाग बाग के बारे में मैंने बताया था, क्या था, अनावश्यक कर, जो जरूरी कर हैं वो तो लेते ही लेते थे, इनके अलावा और ऊपर से कर लेते थे, वो क्या कहलाती थी, लाग बाग। तो पहली क्या थी, सेंगटी। सेंगटी का क्या मतलब है कि पशुओं के क्रय विक्रय पर वसूली गई लाग, यानी कि जब किसान पशुओं को खरीदता और बेचता है, खरीद के लाता है तब भी और बेचने जाता है तब भी उनसे टैक्स वसूला जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेंगटी लाग। ये क्या कह रहा है, पशुओं के क्रय विक्रय पर, क्योंकि किसानों का काम दुधारू पशुओं से चलता है, गाय भैंस से, तो वो लोग जब गाय भैंस को खरीदेंगे या बेचेंगे तो उस पर भी उनसे टैक्स वसूला जाएगा। वो लाग क्या कहलाती है, सेंगटी लाग कहलाती है। टैक्स बोलते हैं इसे, जो कि अनावश्यक है। ठीक है, इसके बाद देखिए खिचड़ी। खिचड़ी का क्या मतलब है कि किसी गांव के निकट सेना का पड़ाव डालने पर खान पान हेतु वसूला गया टैक्स। अब देखिए सेना युद्ध लड़ने के लिए जाती है, तो जिस भी जगह वो युद्ध लड़ रही है या जो भी लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे सेना पड़ाव डालेगी। अब सेना जब जहाँ पड़ाव डालेगी तो वहाँ के किसान क्या करेंगे, उनके खाने पीने का खर्चा भी उठाएंगे, तो उनके खाने पीने के लिए जो टैक्स वसूला जाता है वो क्या कहलाता है, खिचड़ी कर। ठीक है, तो ये भी क्या है, अनावश्यक कर है। तो दूसरी लाग बाग क्या कौन सी हो गई, खिचड़ी। इसके बाद देखिए थर्ड है कांसा। कांसा का क्या मतलब है, मृत्यु भोज पर वसूला गया कर, कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने पर मृत्यु भोज का आयोजन होगा, तो मृत्यु भोज पर क्या होगा, उनसे टैक्स वसूला जाएगा, इसको भी क्या कहते हैं, कांसा। ये तीसरी लाग बाग थी। इसके बाद देखिए फोर्थ है चूड़ा। क्या मतलब है चूड़ा का, कि ठकुराइन के नया चूड़ा पहनने पर वसूला गया कर। अब किसानों का ठकुराइन से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी किसानों पर इसका बोझ डाल दिया गया कि अगर ठकुराइन नया चूड़ा भी पहन रही है तो उसके लिए भी टैक्स किससे वसूलेंगे, किसानों से। इसको क्या कहते हैं, चूड़ा लाग बाग। नेक्स्ट देखिए कुंवर घोड़ा। कुंवर घोड़ा का क्या मतलब है, राजकुमार के नए घोड़ा खरीदने हेतु। ये भी देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि घोड़ा राजकुमार चलाएगा, घोड़ा राजकुमार के लिए खरीदा जा रहा है, लेकिन टैक्स कौन देंगे, उसका किसान भाई देंगे। तो ये कौन सा लाग बाग हो गई, कुंवर घोड़ा। नाम में ही है कुंवर, तो यानी कि राजकुमार के नए घोड़े खरीदने के लिए भी टैक्स कौन देगा, किसानों से वसूल किया जाएगा। अगला है चंवरी कर। चंवरी कर क्या होता है कि लड़की के विवाह पर वसूला गया कर। मान लो गांव है, उसमें किसान भाई है, वो अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो उनकी बेटी की शादी पर भी उनसे क्या वसूला जा रहा है, टैक्स वसूला जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, चंवरी कर कहते हैं।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अखेराई। अखेराई क्या होता है कि कर राशि जमा करवाने पर वसूला गया कर, यानी कि 100 रुपये पर 1 रुपये अखेराई। यानी कि मान लो कोई किसान टैक्स उसने इकट्ठा किया और उस टैक्स को डिपॉजिट करवाने के लिए जा रहा है, तो उससे एक आ गया कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स दो आप। यानी कि मान लो एक 100 रुपये का वो टैक्स बनता है, तो 100 रुपये के ऊपर 1 रुपये आप क्या चुकाएंगे, अखेराई चुकाएंगे, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। तो ये क्या कहलाती है, अखेराई। तो ये हमने लाग बाग देखी। तो इन सब से क्या थे, किसान परेशान थे, इस वजह से किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया। अब तीसरा कारण था बैठ बेगार। बैठ बेगार का क्या मतलब है कि बिना मेहनताना कृषकों से कार्य कराना। कृषकों यानी किसानों से, यानी कि उनको बिना पैसे दिए, बिना मजदूरी दिए उनसे क्या करवाया जा रहा है, फ्री में काम करवाया जा रहा है, कहेंगे बैठ बेगार। उदाहरण के लिए देखिए बैठ बेगार कौन कौन सी नाम से जानते हैं, जैसे कमठा बेगार हुआ, हल कर हुआ, लांगा कर हुआ है, राड़ी हुई, ये सब क्या है, बैठ बेगार के उदाहरण हैं। ये तो प्रमुख कारण थे। अब हम देखते हैं अन्य कारण कि कौन से अन्य कारण थे जिनसे भी किसान परेशान थे। तो देखिए राजाओं द्वारा ठिकानेदार और जागीरदार से वसूले जाने वाले कर का भार ठिकानेदार द्वारा सीधा जनता पर डाल देना। कि मान लो राजा कोई भी टैक्स वसूलता है, किन से, ठिकानेदार से या जागीरदार से। तो ये ठिकानेदार और जागीरदार इतने चालाक हैं कि इनसे खुद का टैक्स नहीं दिया जा रहा, वो उसका भार भी ये किस पर डाल देते थे, किसान भाइयों पर, जो सीधी सादी भोली वाली जनता है उनके ऊपर अपना भार टिका देते थे। तो इसके कारण भी किसान बेचारे खुद का टैक्स दे रहे हैं वो कम है, इसलिए इससे ऊपर ये खुद का टैक्स भी इन किसानों पर ही लाद देते थे। तो इससे भी किसान क्या थे, परेशान थे। इसके बाद देखिए 19वीं और 20वीं सदी में राजाओं का प्रभाव कम होने के कारण ठिकानेदारों द्वारा किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति का उपयोग। कि 19वीं 20वीं सदी में आते आते क्या हुआ कि राजा, जो रियासतों के राजा थे, इनका प्रभाव तो कम होने लग गया, और क्योंकि सारा काम, सारा जो भी हिसाब किताब है, टैक्स वसूल करना, ये सब ठिकानेदारों के हाथ में, इनके हाथ में दे दी गई। तो ये क्या करते थे, अपनी मनमानी नीति चलाते थे। इनसे जितना टैक्स राजा वसूलता था वो तो ये लेते ही थे किसानों से, इससे ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे किसानों से। तो किसानों की इतनी दुर्दशा हो गई थी कि किसान इनसे परेशान आ गए, तंग आ गए, और उन्होंने किसान आंदोलन करने का निश्चय किया था। अब देखिए हम देखते हैं कि भाई राजाओं द्वारा ठिकानेदारों से जो कर वसूलते थे, वो ठिकानेदार अपना भार किसानों पर ही डाल देते थे। तो कौन कौन से कर हैं जो राजा द्वारा ठिकानेदारों से वसूले जाते थे। तो उसमें पहला तो आता है चाकरी कर। चाकरी कर क्या कहते हैं इसमें, कि युद्ध समय में राजा को धनराशि और सेना सहित सहायता करना। कि मान लो राजा युद्ध करने जा रहा है, तो युद्ध करने के लिए राजा अकेला तो जाएगा नहीं, राजा को क्या चाहिए युद्ध करने के लिए, सेना चाहिए। सेना के साथ साथ उसे धनराशि भी चाहिए, क्योंकि वेपन खरीदने हैं, मतलब शस्त्र वगैरह खरीदने हैं, तलवारें खरीदनी है, बम बारूद चाहिए। तो इन सब के लिए जो पैसा होता है, जो सेना चाहिए होती है, ये सहायता कौन प्रोवाइड करते हैं, सामंत, ठिकानेदार राजा को देते थे। तो जो राजा होता था वो तो ठिकानेदारों से वसूलता था, लेकिन ठिकानेदार किससे वसूलते थे, किसानों से वसूलते थे। तो ये चाकरी कर है, ये राजा लेता था ठिकानेदारों से। दूसरा है छटूंद। छटूंद कर क्या है कि ठिकानेदार द्वारा किसी कारणवश राज दरबार में उपस्थित नहीं होने पर वसूला गया कर। मान लो कोई प्रोग्राम है राजा के दरबार में, ठीक है, राजा ने कोई प्रोग्राम किया और उसमें ठिकानेदार नहीं आया, मतलब राजा ने कहा था कि मेरे यहाँ ये प्रोग्राम है और आपको आना है, लेकिन ठिकानेदार नहीं गया। तो नहीं गया तो उसकी सज़ा क्या है कि वो राजा को टैक्स देगा, और उस टैक्स का क्या नाम है, छटूंद टैक्स, ठीक है। तो इस टैक्स को ठिकानेदार राजा को तो दे देता था, लेकिन ठिकानेदार वसूल किससे करता था, किसानों से। तो इससे किसान क्या थे, परेशान थे। इसके बाद देखिए न्योत बराड़। तीसरा कर जो राजा ठिकानेदारों से वसूलता था वो है न्योत बराड़, यानी कि विवाह के अवसर पर वसूला गया कर।
मान लो राजा के घर में राजा की लड़की की या राजा के लड़के की शादी है, तो उसमें जो भी टैक्स वसूला जाएगा उसको क्या कहते हैं, न्योत बराड़ी। ये टैक्स राजा ठिकानेदार से, सामंत से वसूलता था, लेकिन इसका बोझ ठिकानेदार जनता पे, किसानों पर डाल दिया करते थे। तो ये अन्य कारणों में आते हैं जो किसान आंदोलन को प्रेरित करते हैं।